बीपीएससी 67th एग्ज़ाम, इसकी और 25 दिन रह गए नहीं, तो 25 दिन रह गए हैं लगभग, तो 25 प्रश्न कर लीजिए। 25 प्रश्न बिहार 67 के लिए। अब वो कौन कौन से 25 प्रश्न होंगे, चूँकि अंतिम समय है और इस अंतिम समय में न्यूनतम इतना तो कर ही लिया जाना चाहिए, जिससे, और इसको लिख भी लीजिए जो हम प्रश्न बता रहे हैं, यानी जिसको आप कहते हैं गेस क्वेश्चन, है ना। हाँ, गेस प्रश्न जो है बिहार 67 के लिए, बीपीएससी 67 के लिए मात्र 25 दिन बचे। उसमें कौन कौन से प्रश्न कर लिए जाने चाहिए, उसमें आप हिंदी साहित्य का जो पेपर होगा वो 2 खंड में होगा, खंड क में और खंड ख में। ये 2 खंड में होगा, खंड क और खंड ख में। खंड क में आप जानते ही हैं, पहले से सर्वविदित है कि ये 3 प्रश्न किसका होगा, भाषा का, यही होना चाहिए। 4 और 5 प्रश्न होगा कविता का इतिहास, और 6ठा प्रश्न होगा गद्य का इतिहास। इसी तरह का डिवीज़न होता है, ये तो आपको पता होगा या याद भी होगा, लगभग यही पैटर्न होता है। 300 अंक का पेपर है, तो इन 25 दिनों में कौन कौन से प्रश्नों को तैयार कर लें। 1, 2, 3 ये प्रश्न किसका होगा, भाषा से। 4 और 5 प्रश्न होगा कविता का इतिहास से, और 6ठा प्रश्न होगा गद्य के इतिहास से। और यहाँ पर 7, 8, 12 ये सवाल होते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 12, जिसमें 12वां व्याख्या का है, जिसमें आप जानते हैं कि 2 व्याख्या आती है, 25-25 अंक। 25-25 अंक की 2 व्याख्या रहती है। और एक प्रश्न कितने अंक का रहता है, एक प्रश्न 50 अंक का होता है। 6 प्रश्न लिखने हैं, यानी खंड क से 3 प्रश्न लिखने हैं और खंड ख से 3 प्रश्न लिखने हैं। और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि कोई भी प्रश्न लिख सकते हैं, खंड क से भी कोई प्रश्न लिख सकते हैं और खंड ख से भी। तो इन 6 में से कोई 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 6 में से कोई 3 लिख सकते हैं। तो जो भाषा खंड है जिसमें से 3 प्रश्न करना है, तो इसमें से जो 6 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, 6 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, और यहाँ से भी, यानी हम लोग 12-13 प्रश्न खंड क से दे रहे हैं और खंड ख से 12-13 प्रश्न, तो लगभग इतना तैयार करके जाइए। और उम्मीद है कि होना चाहिए इस रेंज में प्रश्न, यानी आप 6 प्रश्न उसमें से लिख सकते हैं, और उसको लिख करके टेस्ट भी दे करके, यानी जो टेस्ट नंबर 7वां और 8वां है जो टेस्ट सीरीज का, यानी जो फाइनल टेस्ट वाला है। टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने कितना 8 टेस्ट रखा था, जिसमें 4 रखा था टॉपिक के अनुसार और 4 रखा था फुल लेंथ जो टेस्ट होता है। तो फुल लेंथ टेस्ट में जो 7वां 8वां यानी अंतिम जो टेस्ट है, वो मात्र 2 ही टेस्ट लिख करके और उसी की तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं। तो लिखिए भाषा खंड से कौन कौन से 6 सवाल जिसकी तैयारी करनी। भाषा खंड से करना कितना है, 3। हम आपको बता रहे हैं कितने सवाल, 6 सवाल। तो 6 प्रश्नों को करके जाइए। पहला लिखिए सवाल, परवर्ती अपभ्रंश। पहला सवाल,
जो गेस प्रश्न है, परवर्ती अपभ्रंश एवं प्रारंभिक हिंदी की, परवर्ती अपभ्रंश एवं प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं की तुलना करते हुए, परवर्ती अपभ्रंश एवं प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं की तुलना करते हुए, व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं की तुलना करते हुए अपभ्रंश के हिंदी पर योगदान की समीक्षा करें। 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 अपभ्रंश भट्ट से एक सवाल आना चाहिए और एक कॉमन सा लिखवाया भी गया है। अब आपका काम ये है कि उस प्रश्न को अपनी भाषा में, अपने ग्राफ और चार्ट के साथ कहाँ कहाँ प्रेजेंटेशन में बेहतर पक्ष कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा, 5-10 मिनट सोचिए उस पर कि हम अच्छा कैसे लिख पाएँ इसको, क्योंकि लिखना है परीक्षक के लिए और उसमें उद्देश्य छुपा हुआ है कि अच्छे अंक आए। तो इसको बढ़िया एक मॉडल आंसर तैयार कीजिए, बेस्ट, जिसमें कहाँ हम ग्राफ लिखेंगे, कहाँ लिटरेचर से उदाहरण देंगे, कैसे कौन कौन से व्याकरण, यानी एक लिख करके उसको 1-2 बार रट जाइए या प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। दूसरा सवाल, मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में, मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में, मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास की रूपरेखा बताएं। मध्यकाल में साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास की रूपरेखा बताएं। तो ब्रज भाषा का जो डेवलपमेंट है, ये एक्सपेक्टेड प्रश्न है कि इस वर्ष होना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब समय भी कम बचा है, तो सबको छोड़ करके अब बिल्कुल थोड़ा सा जोखिम लेते हुए, है ना, तो इसको किया जाए कि इसको कैसे हम ग्राफ चार्ट के माध्यम से बेस्ट लिख सकते हैं और ऐसा तैयार करें कि वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में भी लिख पाएँ। नहीं, 1-2 बार लिख लेंगे, ध्यान दे लेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। तीसरा प्रश्न लिखिए, खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी एवं स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, खड़ी बोली हिंदी एवं स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा की विकास यात्रा पर प्रकाश डालें। खड़ी बोली हिंदी एवं स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा की विकास यात्रा पर, संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा की विकास यात्रा पर प्रकाश डालें। स्वतंत्रता संघर्ष का मतलब है 19वीं और 20वीं सदी, ये दोनों तैयार करके जाइए। 5-5 पॉइंट हैं। 19वीं सदी में 6-7 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट किस में है, 20वीं सदी में। कहने का सेंस ये है कि अब वहाँ जाकर के नहीं करना है, एक्सपीरियंस नहीं लेना है। पहले एक्सपीरियंस कहाँ ले लेना है? हाँ, पहले ही ले लेना। वहाँ बहुत ईज वे में रहें, गए आराम से, बाकी लोग परेशान हैं, आप पहले से लिखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या रहेंगे, बहुत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस एक पैराग्राफ की ज़रूरत है, खड़ी बोली हिंदी का डेवलपमेंट, है ना। एक आध उदाहरण अमीर खुसरो से, और फिर जो 19वीं और 20वीं सदी में जो नेशनल लैंग्वेज के रूप में डेवलपमेंट है खड़ी बोली हिंदी का, उसको। नेक्स्ट सवाल लिखिए, देवनागरी लिपि के गुण एवं दोष बताते हुए, से तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि ये सब आ जाएं। देवनागरी लिपि के गुण एवं दोष बताते हुए लिपि के कंप्यूटरीकरण हेतु, लिपि के कंप्यूटरीकरण हेतु
किए गए समाधान पर प्रकाश डालें। किए गए समाधान पर प्रकाश डालें। अब इसमें जरूर चार्ट बनाइए, क्योंकि इसमें ब्राह्मी लिपि से कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। यानी थोड़ा सा 5 मिनट सोचिए कि हम कॉपी को कैसे सुंदर बना सकते हैं, है ना। यानी फाइनल डिश बना लिया है, अब अतिथि को कैसे प्रभावित करना है, तो आप पहले से बना करके, और आप देखिए कहाँ कहाँ ग्राफ डाल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे इसको प्रभावी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे फैक्ट्स का बोझ डाल दिया जाए। कम लिख के भी अच्छे अंक आ सकते हैं, और बहुत लिख करके भी कम अंक लाए जा सकते हैं। मूल बात है कि परीक्षक कैसे खुश होता है आपसे, तो उस पर थोड़ा सा वक्त देना है। 5 मिनट उस पर सोचना है कि हमने लिख तो लिया, लेकिन अब इसको सजाएं कैसे, कौन कौन सा ऐसा बिंदु है, कहाँ कहाँ हम ग्राफ डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ हम परीक्षा का ध्यान अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सोचना है। नेक्स्ट सवाल लिखना है, हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं का परिचय दें। हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं का परिचय दें। तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों की पड़ताल करते हुए, बिहारी हिंदी पर टिप्पणी लिखें। पारस्परिक संबंधों की पड़ताल करते हुए बिहारी हिंदी पर टिप्पणी लिखें। बिहारी हिंदी पर टिप्पणी लिखें। प्रमुख उपभाषाओं को बताइए और बिहारी हिंदी पर स्पेसिफिक थोड़ी सी तैयारी साहित्यिक उदाहरण के साथ। हो सकता है कि नोट्स में कुछ कम मिले, लेकिन लिटरेरी एग्जाम्पल दे करके इसको आंसर को थोड़ा बढ़िया बनाना है। और नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, हिंदी भाषा के मानकीकरण पर प्रकाश डालें। हिंदी भाषा के मानकीकरण पर प्रकाश डालें। हिंदी भाषा के मानकीकरण पर प्रकाश डालें। तो आपके एग्जाम में 3 सवाल आएंगे, आपको तैयार कितना करना है? 6 प्रश्न। तो ये 6 प्रश्न तैयार करके आप जा सकते हैं, यानी यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 6 प्रश्न तो कर ही सकते हैं। और इसका फाइनल आंसर तैयार करके आप दिखा भी सकते हैं कि जी हमने ये बहुत मनयोग से व प्रबंधन से तैयार कर लिया है। अब इसको चेक करा सकते हैं। अब कविता के इतिहास से जरा प्रश्नों को देखिए। जो कविता, दोनों दो चीज़ें हैं, अब बताया गया है क्लास में। लिपि का मानकीकरण लिपि के सुधार से संबंधित है। भाषा का मानकीकरण उच्चारण के स्तर पर, वर्तनी के स्तर पर, और इनबिल्ट है उसमें मानक हिंदी का ग्रामर। तो वो प्रश्न अलग है, लिपि का अलग है। हाँ, दोनों का उत्तर अलग, दोनों को मिक्स नहीं करना है। लिपि एक अलग फैक्टर है, लैंग्वेज है ना, तो उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा हल्का सा एक साथ होगा, फिर उसको अलग अलग होगा। नेक्स्ट सवाल, आप कहाँ से कर रहे हैं? कविता के इतिहास में क्या क्या तैयार करना है? पहला लिखिए, आदिकाल तो इस बार आना ही चाहिए। आदिकाल के विभिन्न नामांतरों, आदिकाल भक्तिकाल ये दोनों इम्पॉर्टेंट रहते ही हैं। आदिकाल के विभिन्न नामांतरों तथा अभिलक्षणों को बताएं। आदिकाल का जो नोमेनक्लेचर है, नाम में अंतर है, और अभिलक्षण मतलब विशेषताओं को बताएं। तो एक प्रश्न ये को बताएं, अभिलक्षण मतलब विशेषता को बताएं। आदिकाल में जो नेम में डिफरेंस है, क्या है, क्यों है। अब 7-8 नाम है तो याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर ली, नहीं तो एग्जाम हॉल में भूल जाएंगे आप। नहीं, जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा था? चारण काल कहा था। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? संधि काल और चारण काल कहा था। और
राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? सिद्ध सामंत काल। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा था। नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, और बच्चन सिंह ने कहा अभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। तो एक बार लिख लेना है, याद कर लेना है, कहाँ कहाँ उसमें कौन कौन सा बिंदु डालेंगे, तो वो सब थोड़ी सी तैयारी। और दूसरा सवाल आदिकाल में ही 2 सवाल कर लीजिए। सामंती गौरव के प्रतिबिंब के रूप में, सामंती गौरव के प्रतिबिंब के रूप में, सामंती गौरव के प्रतिबिंब के रूप में वीर गाथा काव्य की विशेषता, वीर गाथा काव्य की विशेषता एवं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर निबंध लिखें। एवं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर निबंध लिखें। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर निबंध लिखें। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर निबंध लिखें। वीरगाथा काव्य की 5-6 विशेषता याद ही है। सामंती जीवन मूल्य है, वीरता है, श्रृंगार है, जन चेतना की अनुपस्थिति है, नहीं अर्ध प्रामाणिकता है। अर्ध प्रामाणिकता में थोड़ा एक आध पैराग्राफ ज़्यादा बना लीजिए, हो जाएगा उससे। अब आइए भक्ति आंदोलन में, भक्ति आंदोलन का सवाल। भक्ति आंदोलन में तीसरा सवाल, या भक्ति आंदोलन में लोक जागरण, भक्ति आंदोलन में लोक जागरण तथा उसके सांस्कृतिक महत्व, भक्ति आंदोलन में लोक जागरण तथा उसके सांस्कृतिक महत्व डालें। कल्चरल जो इम्पोर्टेंस वही रेलिवेंस है इसका, सांस्कृतिक महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। भक्ति आंदोलन में लोक जागरण तथा उसके सांस्कृतिक महत्व एवं प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। है आसान सवाल, लेकिन जब तक आप प्रारूप नहीं बनाएंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। और आंसर बिखर जाएगा तो परीक्षक को पता चल जाता है। तो नेक्स्ट सवाल भक्ति आंदोलन से ही। भक्ति आंदोलन के उदय की चर्चा करते हुए, भक्ति आंदोलन के उदय की चर्चा करते हुए स्वर्ण काल के रूप में, स्वर्ण काल के रूप में, स्वर्ण काल के रूप में विकास को बताएं तथा विघटन के कारणों की भी समीक्षा करें, तथा विघटन के कारणों की भी समीक्षा करें, तथा विघटन के कारणों की भी समीक्षा करें। जो 5वां सवाल लिखिए अगला, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध एवं रीति स्वच्छंद रचनाओं के साम्य वैषम्य पर प्रकाश डालें। रीतिबद्ध एवं रीति स्वच्छंद, रीतिबद्ध एवं रीति स्वच्छंद रचनाओं के साम्य वैषम्य का मतलब है समानता और विषमता पर प्रकाश डालें। तो इसको आप पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए कि कौन सी समानता का पक्ष है, कौन कवि हैं। रीतिबद्ध एवं रीति स्वच्छंद रचनाओं के साम्य वैषम्य पर प्रकाश डालें, समानता और विषमता पर। आपने पढ़ा है रीतिबद्ध में कौन कौन है? में केशव हैं, चिंतामणि हैं, पद्माकर हैं, देव हैं, है ना? नहीं, बोधा नहीं है ना? बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव सब रीति स्वच्छंद वाले हैं और रीतिबद्ध वाले दूसरे हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है? तो 5 समानता का तत्व और 5 विषमता का तत्व। तो पॉइंट फॉर्म में लिख लेना और कम से कम 4-5 उदाहरण लिख लेना है। तो रीतिबद्ध एवं रीति स्वच्छंद रचनाओं के साम्य वैषम्य पर प्रकाश डालें। और एक सवाल और, मुक्तिबोध की रचना में, मुक्तिबोध की रचना में
और मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में है। मुक्तिबोध की रचना में प्रगतिवाद एवं नई कविता की विशेषताओं को सोदाहरण स्पष्ट करें। प्रगतिवाद एवं नई कविता की विशेषताओं को सोदाहरण बताएं। मुक्तिबोध की रचना में यानी अंधेरे में प्रगतिवाद एवं नई कविता की विशेषताओं को सोदाहरण बताएं या सोदाहरण लिखें। अंधेरे में जो कविता है उसमें प्रगतिवादी थॉट और जो नई कविता के जो बिंदु हैं, जो विशेषताएं हैं, उसको दिखाएं। और एक सवाल और, हिंदी नए चाल में ढली कथन के संदर्भ में, हिंदी नए चाल में ढली कथन के संदर्भ में, हिंदी नए चाल में ढली कथन के संदर्भ में, हिंदी नए चाल में ढली कथन के संदर्भ में भारतेंदु युग के योगदान पर प्रकाश डालें। हिंदी नए चाल में ढली कथन के संदर्भ में भारतेंदु युग के योगदान पर प्रकाश डालें। भारतेंदु युग के योगदान पर प्रकाश डालें। तो ये हुआ कविता का इतिहास। अब जो छठा जो सवाल है, गद्य का इतिहास, इसके लिए मात्र 2 प्रश्न तैयार रखिए। 2 में से एक आना चाहिए। जो गद्य का इतिहास है यानी जो छठा सवाल है, तो छठे प्रश्न की तैयारी के लिए यहाँ पर 2 प्रश्न तैयार कीजिए, एक आना चाहिए। भाषा खंड से भी कम 2 तो मिल ही जाना चाहिए आपको। लिखिए, हिंदी नाटक एवं रंगशाला के उद्भव और विकास पर। हिंदी नाटक एवं रंगशाला, रंगशाला मतलब रंगमंच, हिंदी नाटक एवं रंगशाला के उद्भव और विकास पर निबंध लिखें। हिंदी नाटक एवं रंगशाला के उद्भव और विकास पर निबंध लिखें। हिंदी नाटक एवं रंगशाला के उद्भव और विकास पर निबंध लिखें। हिंदी नाटक एवं रंगशाला के उद्भव और विकास पर निबंध लिखें। और एक सवाल और, हिंदी आलोचना के विकास, हिंदी आलोचना के विकास में हिंदी आलोचना के विकास में रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान एक दूसरे का पूरक है। हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। पूर्ण विराम। इस कथन के आधार पर दोनों के सिद्धांत का उल्लेख करें। दोनों के सिद्धांत का बिंदुवार उल्लेख करें। पॉइंट फॉर्म में दोनों ने कहा क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉइंट करके लिखें। तो ये 2 प्रश्न कहाँ से लिखवाया हमने? गद्य का इतिहास से। 6 प्रश्न लिखवाया भाषा खंड से, और कविता के इतिहास से। चूँकि इसका प्रयोग, इसका लाभ आपको यहाँ भी मिलना है इन 3 में, ठीक है। तो जरा खंड ख पे आइए आप। खंड ख, खंड ख में ये 3 प्रश्न कहाँ से रहेंगे? ये 3 प्रश्न रहेंगे कविता से। और कविता अपने 6 कवि आपके कोर्स में है और आपने 6 पढ़ लिया। 6 कवि, इनको तो छोड़ना नहीं है। और ज़्यादा संभावना हो कि कविता से आप यहीं से 3 प्रश्न मिल जाएं, तो लिखिए कविता से। जो 7वां प्रश्न है, संत काव्यधारा के
संत काव्य धारा के प्रतिनिधि चिंतक यानी खंड ख में जो सवाल है, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि चिंतक कबीर की भाषा सधुकड़ी है। कबीर की भाषा सधुकड़ी है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि चिंतक कबीर की भाषा सधुकड़ी है। हालांकि ये पिछले साल आए हैं लोग, लेकिन तब भी भक्ति आंदोलन छोड़ा नहीं जा सकता। भक्ति आंदोलन इम्पोर्टेंट बन जाता है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि चिंतक कबीर की भाषा सधुकड़ी है, जिन्हें वाणी का डिक्टेटर कहना कितना तार्किक है। ये प्रश्न लिखवाया भी गया है, जिन्हें वाणी का डिक्टेटर कहना कितना तार्किक है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि चिंतक कबीर की भाषा सधुकड़ी है, जिन्हें वाणी का डिक्टेटर कहना कितना तार्किक है। क्वेश्चन मार्क। सोदाहरण समीक्षा करें। यानी कबीर की भाषा पर प्रश्न एक तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल, और ये लिखवाया गया है क्लास में। लिखिए, अयोध्या के चित्रकूट सभा, अयोध्या कांड के चित्रकूट सभा, अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा तथा कवितावली के कलयुग संकट के आधार पर, तथा कवितावली के कलयुग संकट के आधार पर, अब दोनों से चार चार उदाहरण ले लेना है। कवितावली के कलयुग संकट के आधार पर, संकट के आधार पर या कलयुग वर्णन के आधार पर तुलसीदास की प्रगतिशील चेतना, जो प्रोग्रेसिव थॉट है तुलसी का, तुलसीदास की प्रगतिशील चेतना, यानी दोनों रचनाओं में तुलसीदास प्रोग्रेसिव कहाँ नजर आते हैं। प्रगतिशील चेतना की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। प्रगतिशील चेतना की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। यानी तुलसीदास प्रोग्रेसिव नज़र आते हैं और रेलिवेंट नज़र आते हैं। इसमें से दोनों से चार चार उदाहरण बताइए। विवाद का बिंदु मत लिखिएगा, नहीं, तुलसीदास पर विवाद के बिंदु लिखने से फिर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बहुत सारे विवाद के बिंदु हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा जो उनका प्रोग्रेसिव थॉट है उसका जो रेलिवेंस है। तो 5 उदाहरण अयोध्या कांड से ज़्यादा नहीं, और 5 उदाहरण किससे, कलयुग संकट से, और उसमें बताना है कि तुलसी कैसे प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये लिखा आपने। एक सूरदास से सवाल। सूरदास ने, जो भक्ति काल के तीनों कवि पिछले बार आए थे, लेकिन फिर भी एक एक प्रश्न तीनों से। सूरदास ने वचन वक्रता, उपालंब, ये भी लिखवाया गया सवाल है। सूरदास ने वचन वक्रता, उपालंब, उपालंब मतलब उलाहना, व्यंग एवं वाग विदग्धता के द्वारा, सूरदास ने वचन वक्रता, सब समझाया गया है क्लास में, उपालंब, व्यंग एवं वाग विदग्धता के द्वारा, एवं वाग विदग्धता के द्वारा, वाग विदग्धता के द्वारा, वाग विदग्धता के द्वारा निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति कौमा ज्ञान तथा योग मार्ग को, निर्गुण भक्ति ज्ञान तथा योग मार्ग को, ज्ञान तथा योग मार्ग को संकीर्ण एवं नीरस प्रमाणित किया है। संकीर्ण एवं नीरस प्रमाणित किया है। ये सवाल पूछा भी गया है, बताया भी गया है और लिखाया भी गया। पहले भी बीपीएससी ने पूछा है, नीरस प्रमाणित किया है। जबकि सगुण भक्ति को सरल और सरस, जबकि सगुण भक्ति को सरल और सरस, जबकि सगुण भक्ति को सरल और सरस। पिछली बार पूछा गया था कि सूरदास की राधा एक अनुपम रचना है, ये पूछा गया 66 में।
सरस। तो इस बार उनके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, अगर पूछना होगा तो। इस कथन के आधार पर भ्रमर गीत सार के उद्देश्य की चर्चा करें। इस कथन का, इसी में एक ही सवाल है, इस कथन के आधार पर भ्रमर गीत सार के उद्देश्य की चर्चा करें। भ्रमर गीत सार का उद्देश्य क्या है? तो एक सवाल सूरदास से, कबीर से भाषा का सवाल और तुलसीदास से प्रासंगिकता का सवाल। तो ये 3 सवाल, एक एक सवाल कर लेना। तुलसीदास से उनका रेलिवेंस, कबीर से उनका लैंग्वेज और सूरदास से भ्रमर गीत सार का उद्देश्य, जो सीधा सीधा कई बार पूछा गया है कि निर्गुण भक्ति का खंडन किया और सगुण भक्ति की स्थापना की। तो ये लिख लेना। नेक्स्ट सवाल लिखिए, कामायनी से। नहीं, अभी तो हम लोग 7 और 8 और 9 की बात कर रहे हैं। छायावाद की प्रतिनिधि रचना, 3 में से 6 तो लिखेंगे नहीं? ये 3 प्रश्नों के लिए कितने प्रश्न लिखने हैं? 6। छायावाद की प्रतिनिधि रचना कामायनी, छायावाद की प्रतिनिधि रचना कामायनी की महाकाव्यात्मक कथा संरचना, छायावाद की प्रतिनिधि रचना कामायनी की महाकाव्यात्मक कथा संरचना की महाकाव्यात्मक कथा संरचना एवं उसकी प्रतीक योजना, एवं उसकी प्रतीक योजना, जो स्टोरी है और जो उसका सिंबॉलिक जो स्टोरी का डेवलपमेंट है, प्रतीक योजना आधुनिक पूंजीवादी समय में, आधुनिक पूंजीवादी समय में अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है। आधुनिक पूंजीवादी समय में अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है। कैसे और क्यों? आधुनिक पूंजीवादी समय में अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है, कैसे एवं क्यों? अब इसको लिख के आप दिखा सकते हैं। आधुनिक पूंजीवादी समय में, हालांकि नोट्स में है, क्लास भी लिया गया, आधुनिक पूंजीवादी समय में अधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है, कैसे एवं क्यों? अब नेक्स्ट सवाल लिखिए, संवेदना एवं शिल्प के आधार पर, संवेदना एवं शिल्प के आधार पर राम की शक्ति पूजा का उद्देश्य बताएं। संवेदना एवं शिल्प के आधार पर राम की शक्ति पूजा का उद्देश्य बताएं। संवेदना एवं शिल्प के आधार पर राम की शक्ति पूजा का उद्देश्य बताते हुए, संवेदना एवं शिल्प के आधार पर राम की शक्ति पूजा का उद्देश्य बताते हुए निराला के निरालापन पर प्रकाश डालें। निराला कैसे? निराले। संवेदना एवं शिल्प के आधार पर राम की शक्ति पूजा का उद्देश्य बताते हुए निराला के निरालापन पर प्रकाश डालें। निराला के निरालापन पर प्रकाश डालें। एक सवाल और, प्रत्येक कविता से एक एक सवाल तैयार कर लेना। सरोज स्मृति, नेक्स्ट सवाल, सरोज स्मृति हिंदी साहित्य की प्रथम शोक गीति है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य की प्रथम शोक गीति है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य की प्रथम शोक गीति है। शोक गीति है, शोक गीत है। या शोक गीत है, एक ही बात है। जिसमें निराला का दुख, जिसमें निराला का दुख प्रत्येक ईमानदार साधक का दुख महसूस होता है। जिसमें निराला का दुख प्रत्येक ईमानदार साधक का दुख महसूस होता है। जिसमें निराला का दुख
प्रत्येक ईमानदार साधक का दुख महसूस होता है। जिसमें निराला का दुख प्रत्येक ईमानदार साधक का दुख महसूस होता है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य की प्रथम शोक गीति है जिसमें निराला का जो दुख है प्रत्येक ईमानदार साधक का दुख महसूस होता है। कैसे और क्यों? और एक प्रश्न अंधेरे में जो हम लोग पढ़ ही रहे थे और लिखवाया भी गया। हाँ, 7वां, अंधेरे में कविता की संवेदना का पुनर्पाठ प्रासंगिक। अंधेरे में कविता की संवेदना का पुनर्पाठ प्रासंगिक। अंधेरे में कविता की संवेदना का पुनर्पाठ प्रासंगिक है। अंधेरे में कविता की संवेदना का पुनर्पाठ प्रासंगिक है। पूर्ण विराम। फैंटेसी शिल्प की चर्चा करते हुए सोदाहरण स्पष्ट करें। अंधेरे में कविता की संवेदना का पुनर्पाठ प्रासंगिक है। अंधेरे में कविता की संवेदना का पुनर्पाठ प्रासंगिक है। पूर्ण विराम। फैंटेसी शिल्प की चर्चा करते हुए सोदाहरण बताएं। फैंटेसी शिल्प की चर्चा करते हुए सोदाहरण बताएं। तो आप 2 सवाल तैयार कर लेते हैं तो एक मिलना चाहिए। विषय एवं रंगमंच की कसौटी पर, कोर्स में तो 2 ही हैं तो 2 सवाल तो तैयार करेंगे ही। विषय एवं रंगमंच की कसौटी पर, विषय एवं रंगमंच की कसौटी पर अंधेर नगरी नवजागरण काल से लेकर आज तक प्रासंगिक एवं सफल है। विषय एवं रंगमंच की कसौटी पर अंधेर नगरी, ये तो लिखवाया गया है सवाल, अंधेर नगरी नवजागरण काल से लेकर आज तक प्रासंगिक एवं सफल है। नवजागरण काल से लेकर आज तक प्रासंगिक एवं सफल है। सब्जेक्ट और एक्टिंग, रंगमंच दोनों की कसौटी के आधार पर अंधेर नगरी नवजागरण काल से लेकर आज तक प्रासंगिक एवं सफल है। इस कथन की व्याख्या करें। देखिए, चंद्रगुप्त नाटक में कल्पना एवं इतिहास के द्वारा चंद्रगुप्त नाटक में कल्पना एवं इतिहास के द्वारा नवजागरण की चेतना तथा उदात्त जीवन दर्शन को व्यक्त किया गया है। ये सवाल पूछा भी गया है, फिर से रिपीट हो जाने की संभावना। नवजागरण की चेतना तथा उदात्त जीवन दर्शन को व्यक्त किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक में कल्पना एवं इतिहास के द्वारा नवजागरण की चेतना तथा उदात्त जीवन दर्शन को व्यक्त किया गया है। उदात्त जीवन दर्शन को व्यक्त किया गया है। एक सवाल मानसरोवर से, जो कहानी संकलन है, मानसरोवर है जो कहानी वाला चैप्टर है, यहाँ से तो एक प्रश्न ही, मानसरोवर से एक प्रश्न लिखिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं की जानकारी हेतु 10वां नंबर सवाल से नाटक से होना चाहिए, 11 वाला कहानी से होना चाहिए। ग्रामीण भारत की समस्याओं की जानकारी हेतु, ग्रामीण भारत की समस्याओं की जानकारी हेतु, ग्रामीण भारत की समस्याओं की जानकारी हेतु प्रेमचंद का कथा साहित्य पर्याप्त है। ग्रामीण भारत की समस्याओं की जानकारी हेतु प्रेमचंद का कथा साहित्य पर्याप्त है। ग्रामीण भारत की समस्याओं की जानकारी हेतु प्रेमचंद का कथा साहित्य पर्याप्त है। इस कथन पर प्रकाश डालते हुए मानसरोवर भाग 1 में संकलित, इस कथन पर प्रकाश डालते हुए मानसरोवर भाग 1 में संकलित, इस कथन पर प्रकाश डालते हुए मानसरोवर भाग 1 में संकलित किसी एक कहानी की समीक्षा करें। कोई भी एक कहानी, तो एक कहानी आप तैयार कर लीजिए, चाहे ईदगाह या पूस की रात। क्या तैयार कर लें? या तो ईदगाह को तैयार कर लें
या कोई भी एक पूस की रात। कुछ लोग सदगति तैयार कर लेते हैं, तो ये सही नहीं है, इसको नहीं करना है। नहीं, कई बार टेस्ट लिया गया तो उसमें कुछ बच्चों ने किस पर लिखा, सदगति पर लिखा। ठीक है, तो आपको किस इन दोनों में से कोई भी एक तैयार कर लेना है। अच्छा, सदगति क्यों नहीं? क्योंकि एक तो सदगति में थोड़ा कई विवाद है, तो हमको क्यों विवाद में पड़ना? नहीं, आ बैल मुझे मार, नहीं। पहली बात कि आपको विवाद से क्या लेना देना, पहली बात। दूसरी बात, मूल बात यही है, और दूसरी बात जानने की जरूरत नहीं है ना, दूसरी बात जानने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों कहानी विवाद रहित है, ईदगाह और सदगति नहीं, पूस की रात, है ना, दोनों विवाद रहित है। अब सदगति में जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो थोड़ा अच्छा नहीं समझेंगे। लकड़ी की गांठ को आप भी काटते रहिएगा तो आपकी गांठ को काट देंगे, नहीं। तो इसलिए किसी परीक्षक को बुरा न लग जाए, इसका भी ध्यान रखना है, नहीं। तो आपको कोई भी विवाद से बचना है। जो एग्ज़ाम हॉल में एक ही उद्देश्य क्या रहता है, हाँ, कि अंक अच्छे आए, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। है कोई उद्देश्य? बताइए, कोई उद्देश्य नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि अंक हमको क्या मिले, अच्छा मिले। तो एक सवाल और लिख लीजिए। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी शीर्षक, शेखर एक जीवनी शीर्षक के नामकरण पर विचार करते हुए बताएं। शेखर एक जीवनी शीर्षक के नामकरण पर विचार करते हुए बताएं कि शेखर एक जीवनी शीर्षक नामकरण पर विचार करते हुए बताएं कि यह कथा शिल्प, यह कथा शिल्प। शेखर एक जीवनी शीर्षक नामकरण पर विचार करते हुए बताएं कि यह कथा शिल्प क्या अज्ञेय के निजी जीवन दर्शन की, यह कथा शिल्प क्या अज्ञेय के निजी जीवन दर्शन की, यह कथा शिल्प क्या अज्ञेय के निजी जीवन दर्शन की, हाँ, कथा शिल्प क्या अज्ञेय के निजी जीवन दर्शन की आत्मकथात्मक अभिव्यक्ति है। हाँ, निजी जीवन, जो उनका अपना व्यक्तिगत जीवन दर्शन है, क्या उसका रिफ्लेक्शन है, क्या उसका आत्मकथात्मक अभिव्यक्ति है, आत्मकथात्मक अभिव्यक्ति है। यानी शेखर एक जीवनी के नोमेनक्लेचर पर बात कीजिए, शीर्षक कैसा है, और फिर बताइए कि जो स्टोरी लिया गया क्या गे का जो व्यक्तिगत जीवन दर्शन है उसी का आत्मकथात्मक अभिव्यक्ति है। इस सवाल को तो खंड ख में कितने सवाल लिखा आपने? खंड ख में कितने सवाल लिखे? तो 6 सवालों के लिए कितने सवाल लिखे आपने? आपने कितने सवाल लिखे? 11 सवाल लिखा, 11 सवाल लिखे। और खंड क में कितने सवाल लिखे? आदिकाल से 2 सवाल लिखा था और भक्ति काल से 2 सवाल लिखा था, ठीक है। तो जितने दिन हैं उतने सवाल हैं, नहीं, जितने दिन हैं उतने, हाँ। तो एक सवाल को तैयार करने में कितना समय लगेगा? 1 दिन लगेगा? अरे, तो बाकी सब विषय कैसे पढ़ोगे?
एक सवाल को तैयार करने में कितना समय लगेगा? 3 घंटा। भाई वहाँ 6 प्रश्न आप लिखेंगे 3 घंटे में, तो 3 घंटे में एक सवाल, सब तो पढ़ा हुआ है, तो केवल उसका मैनेजमेंट ही तो करना है कि क्या क्या हम बिंदु डालेंगे। नहीं, यही डालना है। नहीं, एक सवाल और लिख लीजिए। हाँ, खंड ख में, नाटक में। हाँ, चंद्रगुप्त नाटक का, ये जो इमरजेंसी के लिए एक और लिख लीजिए। चंद्रगुप्त नाटक का नायकत्व निर्धारण, चंद्रगुप्त नाटक का नायकत्व निर्धारण तथा मंचन दोनों चुनौतीपूर्ण है। चंद्रगुप्त नाटक का नायकत्व निर्धारण तथा मंचन दोनों चुनौती, इस कथन की व्याख्या करें। और एक प्रश्न किससे? चंद्रगुप्त नाटक से पूर्ण। चंद्रगुप्त नाटक का नायकत्व निर्धारण तथा मंचन दोनों चुनौतीपूर्ण है। युक्ति युक्त निर्णय दें। चंद्रगुप्त नाटक का नायकत्व निर्धारण तथा मंचन दोनों चुनौतीपूर्ण है। युक्ति युक्त निर्णय दें। तो अब आपका काम ये है कि सारे प्रश्न का मैनेजमेंट करके, मैनेजमेंट का मतलब होम मैनेजमेंट नहीं, घरेलू जो तैयारी कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, नहीं पढ़ा हुआ है, अब कौन कौन सा मटेरियल लगेगा इसको करके एक बार इन्हीं सवालों का टेस्ट दे देना है। पहले से सवाल आपको पता है, घर जा कर के ये टेस्ट नंबर 7 और 8 में ये सवाल रहेंगे, सवाल पहले से आउट है, ठीक है। टेस्ट नंबर कितने में रहेंगे? 7 और 8 में रहेंगे। अब आप इसको घर पे बढ़िया से एक सवाल को 1-1.5 घंटा लगाते हुए कि इसमें कौन कौन सा बिंदु लिखना है, कब कौन सा लिखना है, कहाँ पर हमको चार्ट देना है, मतलब वहाँ पर अंधेरे में नहीं रहे एग्ज़ाम हॉल में, नहीं, पहले से पूरी प्लानिंग रहे कि हमको क्या क्या लिखना है इसमें। और फिर उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख करके घर पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर यहाँ भी आके एक बार सेट नंबर, जो टेस्ट नंबर 7 और 8 के सवाल ये क्या हैं, आउट हैं, और वहाँ भी लगभग आउट है ना। तो इसमें से होना चाहिए, तो इतने आप 25-26 सवाल करके जाइए। तो क्या समस्या आ सकती है इन सवालों को तैयार करने में? किस बात की समस्या आ सकती है बताइए? व्याख्या तो हम बार बार कह रहे हैं कि चूँकि व्याख्या का औचित्य नहीं है करने का अभी, जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है उसमें, क्योंकि फिर इसमें कामायनी के चारों सर्गों को पढ़ा जाए, उससे बेहतर है कि एक प्रश्न की तैयारी कर ली जाए। नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, पीटी में मैथ वाले जो 10 सवाल होते हैं, 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जिनको छोड़ देना ही क्या है, भलाई है। नहीं होता है कि नहीं, 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जिसको हम अटेम्प्ट नहीं करते। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो और नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो इसलिए हाँ लगा देते हैं। अगर वो नेगेटिव होता तो 5-6 सवाल 7 सवाल आप क्या करते, छोड़ देते। ठीक वैसे ही जो मुख्य परीक्षा है उसमें 1-8 सवाल ऐसे मिलेंगे जिनको पहले से ही हमको सोचना है कि उसको क्या करके जाना है, छोड़ के जाना है। तो व्याख्या वाले प्रश्न को तो छोड़ के ही जाना है। अगर यही रहता कि व्याख्या अनिवार्य होता तो फिर तो उसकी तैयारी करते ही। तो चूँकि एक प्रश्न है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, कबीर के 200 पद, अयोध्या कांड पूरा, कवितावली पूरा, सूरदास के 200 पद, कामायनी के 4 सर्ग, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, शेखर एक जीवनी, गोदान, कितनी सारी बातें जो कि हमको प्रश्न करने में जितनी तैयारी व्याख्या में लगेगी उतने में पूरा कोर्स ही हो जाएगा। नहीं तो इसलिए व्याख्या का अब वो औचित्य नहीं। तो भाषा खंड से आपने 6 प्रश्न तैयार कर लिया, गद्य के इतिहास से तो 2 प्रश्न, जहाँ आपको अंदर से लगे कि ये हमारी अच्छी तैयारी,
होता है ना कि भाई नहीं जी, नाटक और रंगमंच हमने अच्छे से तैयार किया है और भक्ति काल पे मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं। तो आप डिसाइड कीजिए अपने से। सामान्यतः भाषा खंड और कविता में अच्छे अंक आएंगे और नाटक में तो कोशिश कीजिए कि नाटक वाला हिस्सा बहुत आसान है, अंधेर नगरी और चंद्रगुप्त। दूसरा कविता खंड भी आसान है और भाषा तो है ही। तो गोदान पिछले वर्ष आया था, हालांकि संभावना बनी रहती है, लेकिन तब भी गोदान में 35 अंक लाना थोड़ा हो जाता है मुश्किल, है ना। क्योंकि आपका टारगेट क्या है? पिछली बार लोगों के कम अंक आए थे, 180 तक लोग सिमट गए थे। तो इस बार बढ़ना चाहिए, 200 प्लस आना चाहिए। नहीं, 218 तो लोगों के आए ही हैं, तो क्यों नहीं उम्मीद करें थोड़ी सी तैयारी और परिपक्व हो। ठीक है, चलिए अब कोई समस्या हो तो बताइए इसमें। 6वीं के लिखना है। हाँ, हमने चर्चा की अभी हमने किसकी चर्चा की? 67 के लिए। 68वीं के लिए तो पढ़ते ही रहेंगे। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला से भिन्न हो जाएगा। 68वीं वाला, 68वीं वाला ये कैसे हो जाएगा? देखिए, आपको करना क्या चाहिए, हालांकि वहाँ आप डिसाइड करें। हमने तो ऊपर से कहा कि अगर औसत सवाल की भाषा एक जैसी मतलब समरस रहती है, कई बार सवालों की भाषा थोड़ी क्या हो जाती है, थोड़ी अटपटी रहती है, तो वहाँ पर आप डिसाइड करें। जैसे मैंने तो कह दिया कि गाड़ी लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए। अब लेफ्ट साइड में ट्रक लगा हो तो क्या राइट से नहीं घुमाएंगे आप कहेंगे कि सर ने तो बोला था कि लेफ्ट में ही रहना है, लेफ्ट में तो आ गया है। हाँ, तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप डिसाइड कीजिए कि वास्तव में कौन सा प्रश्न और कौन सी भाषा में थोड़ा द्वंद्व है, थोड़ी समस्या है, तो चेंज कीजिए, क्योंकि आपके पास तो विकल्प हैं। लेकिन सामान्यतः ये जो 3 प्रश्न हैं, तो 3 में से 2 प्रश्न तो आप भाषा से करें। भाषा से ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि 2 प्रश्न हम किससे करते हैं? भाषा से। और अब एक प्रश्न रहा, तो एक प्रश्न आपके पास 2 विकल्प है, या तो कविता से करना या तो गद्य से करना। अब आपकी जिसमें तैयारी हो, मान लिया कि किसी का नाटक और रंगमंच अच्छे से तैयार है और हूबहू सवाल आ गया, नहीं, उसका विश्लेषण पक्ष भी, उसकी तुलना भी, क्योंकि सीधा सीधा सवाल है। भक्ति आंदोलन में तो थोड़ा बहुत इधर उधर सवाल का फॉर्मेट हो सकता है। अब आदिकाल का नामकरण सीधा सीधा सवाल। भक्ति आंदोलन लोक जागरण है। अब इस थोड़ा सा इसमें कैसा है, हाँ, ज़्यादा तैयारी की मांग करता है, ज़्यादा मैच्योरिटी की मांग करता है। अब कहा जाए कि भक्ति आंदोलन गोल्डन पीरियड है, तो इसको लिखने के लिए बहुत 1-2 बार प्रैक्टिस और कंसेप्ट की ज़्यादा मैच्योरिटी। लिखना पर्याप्त नहीं, मेरा बार बार कहना है कि लिख करके हमको 70% अंक लाना। इसमें भक्ति आंदोलन में अगर आपने पहले से नहीं लिखा हुआ है तो लिख के तो आएंगे आप, लेकिन अंक थोड़ा क्या होगा। तब उस परिस्थिति में गद्य वाला ये जो पोर्शन है कि नाटक का सीधा सीधा आ गया सवाल, सीधी भाषा, सरल भाषा है, नाटक एवं रंगशाला का इतिहास लिखिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी तैयार रहना चाहिए। और बाकी वो भी आसान पड़ेगा। आदिकाल से सवाल लिखना आसान है, फैक्चुअल है वो भी, तो वहाँ से तो आप सोचिए कि यहाँ से हमको एक प्रश्न करना है। तीनों प्रश्न मिल जाए बढ़िया से तैयार है, तब भी आप 2 प्रश्न भाषा से कीजिए और 1 प्रश्न यहाँ से। और खंड ख वाला जो मामला है, तो 12 तो प्रश्न आप कर नहीं रहे हैं व्याख्या से, तो 6 कवि हैं और आपने 6 प्रश्न तैयार किया हुआ, और हो सकता है कि कोई एक आध प्रश्न की भाषा क्या हो, थोड़ी अटपटी हो, मूल मैटर वही रहेगा। तो यहाँ से आप 2 प्रश्न, यानी कविता से कितना, फिर खंड ख में कविता से फिर से 2 प्रश्न। यद्यपि आपने तीनों के लिए तैयारी की,
लेकिन कविता से 2 प्रश्न कर ले। और 67 वाले नाटक से 1 प्रश्न तो आना ही चाहिए, नाटक से। और नाटक में आपने 3 ही प्रश्न तो तैयार किया। नाटक से कितना, चंद्रगुप्त से हमने 2 प्रश्न लिखवाया और अंधेर नगरी से 1 प्रश्न लिखवाया। लेकिन ये तभी अच्छा लिख पाएंगे। अच्छा लिखने का मतलब मोर देन 70% मार्क्स। अच्छा लिखने का मतलब ये नहीं कि 50% ले करके घर लौट आइए, नहीं, उतना तो आएगा ही भाई, 150 अंक तो आएंगे ही, नहीं तो उससे लौट के आना, फिर संघर्ष करना कि जी इंटरव्यू में थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। 1, 2, 4, 10 अंक से लौट जाना बहुत दुखदाई है। या तो लौटे 50 अंक से तो चलो कोई दुख नहीं है, नहीं नहीं, उसमें क्या दुख है जी, हम बहुत पीछे थे। लेकिन 5 अंक से लौट आना, 10 अंक से लौट आना, ये पेनफुल है कि नहीं, बहुत है है ना। या तो हम जी नहीं जी हम 150 नहीं, हमारा 100 ही अंक आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर कोई दुख नहीं होता। दुख कब होता है कि 150 मेरा था और 150 वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्योंकि इंटरव्यू में 2 अंक उसका ज़्यादा आ गया। ऐसा ही होता है ना, तो वो बहुत पेनफुल है। और ऐसा बहुत सारे केस, 150 वाले का हो गया सिलेक्शन, 175 जिसने लाया उसका नहीं हुआ, इंटरव्यू में कम आ गया, है ना, इंटरव्यू में कम अंक आ गया। तो कविता खंड से 2 प्रश्न और 1 प्रश्न नाटक से, बहुत आसान होगा। अंधेर नगरी लिखवाया भी गया है, चंद्रगुप्त भी लिखवाया गया है, दोनों सवाल लिखवाया गया है, आपकी कॉपी में है, दोनों का आंसर लिखवाया गया है। अब आपको उस लिखवाने पर नहीं, वो जो लिखवाया गया है वो, और फिर अपने से पॉइंट फॉर्म में, और थोड़ा सोचना कि हम कहाँ कहाँ इसमें थोड़ा बेहतर कॉपी को दिखा सकते हैं। इस पर थोड़ा 5 मिनट वक्त दीजिए कि इस कॉपी को हम बेहतर कहाँ कहाँ औरों से नया कर सकते हैं, जो परीक्षक को क्या लगे पहली नज़र में ही, है ना, होता नहीं लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में ही परीक्षक को क्या हो जाए, हाँ प्रेम हो जाए। नहीं होता है, पहली नज़र में कॉपी देखी तो क्या हो जाता है। कई कॉपियाँ तो इतनी सुंदर रहती हैं कि गलत भी लिखा होता है तो काटने का मन नहीं करता, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग होती है, हाँ नंबर दे दिया जाता है। ऐसे कई इतनी सुंदर राइटिंग आपको मिलेगी कि कुछ गलती भी है तो अंक 2 अंक वैसे ही ज़्यादा उसको मिल जाते हैं। साफ साफ अभिव्यक्ति पक्ष अच्छा, हैंडराइटिंग पक्ष अच्छा, है ना। और एक आध जगह कहीं कोई गलती भी है उदाहरण में, तब भी वो क्या हो जाता है, क्षम्य हो जाता है, माफ़ हो जाता है, होता है कि नहीं। घर में ही 4 लड़का है, एक लड़का बहुत ओबेडिएंट है, एक आध बार गलती हो गया तो गार्जियन नहीं माफ़ कर देता है। अब कोई रोज़ ही गलती कर रहा है, एक छोटी सी गलती करके आया है, फिर से उतना ही डांट सुनता है जितना, नहीं होता है कि नहीं। तो एक आध गलती माफ़ हो जाती। तो कविता से 2 प्रश्न, नाटक से 1 प्रश्न कर लेना, और मानसरोवर से तो आपका 1 ही प्रश्न है। और गोदान की जगह पर शेखर एक जीवनी से 1 सवाल, है ना। प्रेमचंद से मानसरोवर से कर जाइए, और उपन्यास में किससे, शेखर एक जीवनी से 1 प्रश्न, बस इतने प्रश्न कर लिए जाने चाहिए। लेकिन मानसरोवर और शेखर एक जीवनी ये इमरजेंसी प्रोविज़न है, इस पर भरोसा नहीं। भरोसा आपको किस पे करना है कि 2 हम कविता से कर जाए और 1 किससे, नाटक से, बस मेरा काम यहीं पर। तो अच्छी तैयारी आपको कविता में करनी है और नाटक में करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मानसरोवर, ठीक है। तो इसी में 3 प्रश्न उधर मिल जाएंगे, और पहले से लिख लेना है कि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में लिखना हमको क्या है, कैसे लिखना है, कहाँ पे चार्ट बनाना है, कहाँ पे कौन सा उदाहरण देना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधेरे में जी हम 20 उदाहरण याद करके गए और वहाँ पर ऐसा होता है कि भाई हम 20-25 उदाहरण याद करें, क्या ज़रूरत है, नहीं
कोई ज़रूरत है कि 20-25 उदाहरण याद किए जाएं। जितनी आवश्यकता हो जिस प्रश्न में उतना ही उदाहरण याद, और पहले से सोच के जाइए कि जी हमको इतना ही उदाहरण लिखना है, 6 उदाहरण लिखना है और यही 6 वाले लिखना है। पहले से पूर्व नियोजित नहीं, प्लान्ड है। नहीं तो आपने 15 याद करके गए और 6 नहीं लिख पा रहे हैं। वो शुरुआती स्टेज में होता है। नहीं, गर्लफ्रेंड को प्रभावित करना है, जी देखो हमको 10 याद है, तो वो अब काम नहीं है, होता नहीं है। हाँ, कि देखो हमको तो बहुत, हम हिंदी के क्या हैं, हाँ ज्ञाता है, देखो राम की शक्ति पूजा याद है। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ सोच के जाइए कि जी हम यही 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 7वां नहीं लिखेंगे, और 6 यही लिखना है। और तो फिर आपके पास शस्त्र तुनीर में वही 6 ही बाण हैं, तो उसका पूरा उपयोग आप कर पाएंगे। नहीं तो अगर 20 याद रखेंगे तो निश्चित जानिए कि वहाँ पर गलती होगी, या सटीक उदाहरण नहीं लिख पाएंगे। जिस सब्जेक्ट में जो सटीक उदाहरण बैठता है वो नहीं आप लिख पाएंगे, है ना। और प्रैक्टिस तो हो जाएगा। तो 67 के लिए जो कह रहे थे लोग कि हाँ जी कुछ गेस क्वेश्चन चाहिए, तो उन सबको शुभकामना 67 वालों के लिए कि आप 25-26 प्रश्न और 25-26 दिन, तो अब जो बचे हैं 25-26 दिन उसमें, हाँ तो आपके नियर और डियर जो लोग हैं तो उनको बता दीजिए कि अब जो वक्त जो छूट रहा है, एक एक दिन अब जो उल्टी गिनती शुरू हो रही है, नहीं अब उस उल्टी गिनती में अब करना है कि इन प्रश्नों को प्रबंधित करके और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। और प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर आके टेस्ट दे दीजिए। क्वेश्चन भी आपका आपने प्रैक्टिस किया भी हुआ है, और एक बार क्या क्या गलतियां हो जाती हैं लिख लेने में, यद्यपि आपने घर पे लिखा है तब भी, है ना, हो ही जाती है ना गलती, तो उस गलती को सुधार लेना है, बस हो गया। तो 2 ही टेस्ट देना है, अब टेस्ट देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब कितने टेस्ट देने की ज़रूरत है? मात्र 2। अब कोई 4-5 टेस्ट देने की आवश्यकता, अब वो समय बीत गया नहीं। तो जो टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं वो किस में ज्वाइन करें? मात्र 2 टेस्ट में। क्वेश्चन भी ओपन है, आउट है ना। उसी क्वेश्चन को आ करके, हाँ, टेस्ट नंबर 7 और टेस्ट नंबर 8। अब पूरा टेस्ट लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, क्योंकि अब समय क्या है, काफ़ी कम है।